અમિત શાહ સંબોધી રહ્યા છે, સાંભળીશું। उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। जब समग्रता से दरियाई सीमा की सुरक्षा पर मुंबई पर वो तभी हो सकता है जब एक सुनियोजित तरीके तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स और एक ही प्रकार का रिस्पॉन्ड ये तट के हर पुलिस स्टेशन से, हर सीमा सुरक्षा दल के जवान से और हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों से मिलना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एक सुनियोजित तरीके से तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 2000 विचार तो हो चुका था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2018 में मोदी जी ने नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की मंजूरी दी और इसको श्री कृष्ण की नगरी से नजदीक ये ओखा की पवित्र भूमि पर स्थापित करने का निर्णय किया गया। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हम लोग द्वारकाधीश की नगरी को द्वारिका के नाम से जानते हैं। द्वारका गुजरात में द्वारका कहते हैं। द्वारिका का मतलब है देश का प्रवेश द्वार। और उस वक्त हमारी समुद्र सीमा से व्यापार का एक बड़ा केंद्र भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से आकर यहां बनाया था। और उस वक्त द्वारिका से लेकर सोमनाथ तक यादवों के द्वारा, यादव साम्राज्य की सेना के द्वारा द्वारिका से लेकर सोमनाथ और गिरनार तक पूरी तटीय सुरक्षा की व्यवस्था भी भगवान श्री कृष्ण के वक्त सात्यकी ने करी थी। और आज मोदी जी की कल्पना से समग्र देश की तटीय सुरक्षा का प्रशिक्षण का काम उसी श्री कृष्ण की भूमि ओखा में हो रहा है। ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत आनंद का विषय है। यहां पर 28 मई को फुल फ्लेज एकेडमी बनाने का निर्णय किया गया। मैं इस भूमि पर आया था निर्णय करने से पहले। भूमि देखकर डर लगे ऐसा माहौल था कि यहां प्रशिक्षण कैसे हो पाएगा, मगर मैं सुजोलाल 1000 और इनके आईजी जो है हमारे गुजरात क्षेत्र के, दोनों को बहुत बहुत मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि केवल 1 साल के समय में आज उन्होंने यहां पर एक कर दिखाया है जो असंभव था। मेरे मन में तो मोह था कि एकेडमी गुजरात में रहे। अब मैं मंत्री था, मैंने निर्णय कर लिया। भल्ला जी कुछ बोले नहीं, मगर जैसे हमारे आईएएस अफसरों की स्टाइल होती है, साहब बहुत कठिन भूमि है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कर कर गोलमोल बोलते थे। मैंने बोला भल्ला जी निर्णय कर लो तो हो जाएगा, और आज हो गया। और आज इसका भूमि पूजन हो गया। लगभग 4 फुट नीची जमीन को ऊपर उठाने का एक भगीरथ कार्य बीएसएफ के जवानों ने 1 साल के अंदर पूरा किया है। और यहां पर पूरे देश भर के तटीय पुलिस स्टेशन के कर्मियों की संख्या का योग करें, इसका टोटल करें तो 12,000 होते हैं। जब ये एकेडमी फुल फ्लेज काम करती हो जाएगी, 1 साल में 3,000 लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस एकेडमी के अंदर होगी। इसका मतलब 4 साल में 100% भारत के तटीय सुरक्षा करने वाले सभी कर्मी की यहां पर ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाएगी। तो एक प्रकार से तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण काम आज नरेंद्र मोदी जी की दीर्घदृष्टि और दृढ़ निश्चय के कारण हो रहा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। आज यहाँ पर बीएसएफ की अलग अलग 5 कंपनी आउटपोस्ट
और एक 18वीं वाहिनी के आउटपोस्ट टावर का उद्घाटन हुआ है। लगभग 56 करोड़ के खर्चे से पाकिस्तान की सीमा को सटकर हमारे सजग प्रहरी अब बड़ी सुविधा के साथ वहां रह पाएंगे और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं हमेशा बीएसएफ के जवानों को कहता हूं, क्योंकि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद रात को सोकर देश को सुरक्षित समझता हूं। बीएसएफ का जो इतिहास है, देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपने शरीर का रक्त का अंतिम बिंदु बहा देने तक पराक्रम की पराकाष्ठा बीएसएफ के जवानों ने की। कई मौकों पर युद्ध के समय पर सेना टेक ओवर करती है, तब बीएसएफ को वापिस जाना होता है, मगर कई ऐसे मौके हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों ने अपनी देशभक्ति के कारण वापिस जाना मुनासिब नहीं समझा, सेना के कंधों से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना किया है। और ये बीएसएफ की वीर गाथा समग्र देश के बच्चों को मालूम है। और आज बीएसएफ के जवानों के लिए जिस प्रकार की सुविधा यहां भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, इसका मुझे बहुत हृदय से आनंद है। मित्रों, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और मछुआरे, ये सभी का एक कंप्लीट सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने के लिए एक समुद्री सुरक्षा की नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाई है। खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। मध्यस्थरी के समंदर में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल इसको अंजाम देते हैं। टेरिटोरियल वाटर के अंदर बीएसएफ की वाटर विंग इसको अंजाम देती है और गांव में मेरा देशभक्त मछुआरा सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और ये सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा की नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार कर बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से हमारे तट को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने तटीय सुरक्षा की कोताही के कारण ढेर सारे दुष्परिणामों को भोगा है। बॉम्बे ब्लास्ट को देश का कोई राष्ट्रभक्त नागरिक भुला नहीं सकता। थोड़ी सी चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और समग्र दुनिया में देश की सुरक्षा की किरी मुंबई आतंकी हमले ने की थी। ये तटीय सुरक्षा की सर्वग्राही नीति के बाद मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाओं को करना दुश्मन के लिए प्रयास अगर वो करेंगे तो दांत खट्टे करने वाला जवाब यहां से उनको मिलेगा। और इसके लिए ये इनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कई स्तंभों पर एक तटीय सुरक्षा की नीति को हमने आलेखित किया है। तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल तय कर निश्चित समय अंतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा QR कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को दिए जाना, 1537 फिश लीडिंग पॉइंट पर
सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनॉमी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारी चीजों को जोड़कर तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद दुर्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, હું ગુજરાતમાં આવ્યો છું ત્યારે ગુજરાતનો જ છું, અહીંયા જ જન્મ્યો, અહીંયા જ મોટો થયો। 1982માં હું પોરબંદર વિદ્યાર્થી પરિષદના કામથી આવ્યો હતો અને કોઈના ફટફટિયા પર બેસીને પોરબંદર કેશોદથી જતો હતો। પોરબંદર જિલ્લો ચાલુ થયો ત્યાં એક બોર્ડ માર્યું હતું કે પોરબંદરની સીમા શરૂ થાય છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સીમા અહીંયા પૂરી થાય છે। કોંગ્રેસના રાજમાં પોરબંદરની જેલ નોટિફિકેશન કાઢીને બંધ કરવી પડી હતી। પોરબંદર દરેક પ્રકારની દાણચોરીનું સમગ્ર ભારતનું કેન્દ્ર બન્યું હતું અને જ્યારથી નરેન્દ્ર મોદી સરકાર આવી એ બોર્ડ ઉતરી ગયું, જેલ ચાલુ થઈ ગઈ અને દાણચોરો ઉચાળા ભરીને બીજા રાજ્યોમાં જતા રહ્યા। નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કર્યું, ચાહે કચ્છની જમીની સીમા હો, સરક્રીક હો, હરામી નારું હોય કે પોરબંદરનો દરિયાકાંઠો હોય કે દ્વારકા, ઓખાના, જામનગરના, સલાયાના દરિયાકાંઠા હોય, એને સુરક્ષિત કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું। અને આજે નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે એ જ પદ્ધતિથી બધી રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકારોને સાથમાં રાખીને દરિયાકાંઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે અહીંયા આ ટ્રેનિંગની એકેડેમીની સ્થાપના કરી છે। આ ટ્રેનિંગ એકેડેમી આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવ છે કે સમગ્ર દેશના બધા સમુદ્રી રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના સમુદ્રી પોલીસ સ્ટેશનના ટ્રેનિંગનું હબ અહીંયા પર આ તટીય સુરક્ષાની ટ્રેનિંગ એજન્સી બનવાની છે। આજે હું આવ્યો છું ત્યારે ઓખા અને દ્વારકાવાળાઓને પણ હૃદયપૂર્વકની મારી શુભકામનાઓ છે। આપણા જવાનો અહીંયા રહી આખા દેશની દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા માટે ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચલાવવાના છે। એ દેશનું ધ્યાન રાખશે, તમે એમનું ધ્યાન રાખજો એવી મારી ભલામણ છે ભાઈ। કારણ કે બીએસએફના જવાનો જ્યાં રહે ત્યાં પોતાના ઘરથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર રહે, ના મા હોય, બાપ હોય, ના પત્ની હોય, ના બાળક હોય, ના બહેન હોય, એ પણ આપણા જ નાગરિકો છે અને આપણા માટે જ પોતાના જીવનના જુવાની કાળના સુવર્ણ વર્ષો દરિયાકાંઠા અથવા તો જમીનની સીમા પર કાઢતા હોય છે। અને સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતમાં ને એમાંય પાછા સૌરાષ્ટ્રમાં આ આપણા મહેમાનોને ધ્યાન રાખવા માટે હું ભલામણ કરીને જવા માગું છું। आप સૌને, ઓખા દ્વારકાના नागरिकों ने बीएसएफ के सभी सुरक्षा कर्मियों को मेरी मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। તો નેશનલ એકેડમી ઓફ કોસ્ટલ પોલિસિંગ ખાતે અમિત શાહ અને તેમના સંબોધનમાં જે પ્રમુખ બિંદુ હતું તે તટીય સુરક્ષા છે। કોંગ્રેસના રાજમાં પોરબંદરની જેલ બંધ કરવી પડી, આ રીતે કોંગ્રેસ પર તેઓ આકરા પ્રહાર કરતા પણ જોવા મળ્યા। પોરબંદરમાં જે રીતે દાણચોરી થતી હતી તેને લઈને પણ તેમણે આકરા પ્રહાર કર્યા। ભાજપની સરકારે દરિયાઈ सीमाને સુરક્ષિત કરી છે તેવો તેમણે દાવો કર્યો। તટીય सीमाને ભાજપની જે સરકાર છે તેને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે તેવું તેમનું કહેવું છે। દરિયાકાંઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે આ એકેડમીની સ્થાપના કરી છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું।